नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो पेपर कोड है हमारा वो MPSC 001 है, जिसका नाम है भारत और विश्व। इसके साथ ही हम 8 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 9वीं यूनिट की जो हाफ पार्ट है वो भी हमने कर लिया है। जो हाफ रिमेनिंग पार्ट है उसको अभी हम देखेंगे। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स MA इग्नू से कर रहे हैं और जो साथ साथ UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से वो अपना जो सिलेबस है वो आराम से कवर कर सकते हैं। और इग्नू की जो बुक्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप UGC नेट के पॉलिटी का जो पेपर है उसमें देख सकते हैं, इसलिए वीडियोस को ध्यान से हमें सुनना चाहिए। तो हमने हाफ यूनिट कर ली है। दूसरे इसकी जो हाफ जो यूनिट बची हुई है इसको हम यहाँ से अभी देख लेते हैं। अब तक इस यूनिट में हमने देखा था कि जो भारत और उसके पड़ोसी देश है उनके साथ भारत की विदेश नीति कैसी है, उनके साथ इन रिलेशंस कैसे हैं। तो मेनली हमने अब तक पाकिस्तान को इस यूनिट में देखा है। अब जो भारत के दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इन देशों के साथ भारत की विदेश नीति या फिर रिलेशंस कैसे हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ढांचा है, यानी कि भारत और दक्षिण एशिया के जो अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ जो रिलेशंस का ढांचा है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों ने दक्षिण एशिया की छोटी नीतियों की ओर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। दो महत्वपूर्ण विरासतों को भारतीय विचारधारा ने आगे बढ़ाया। इनमें से एक है छोटी शक्तियों की सुरक्षा संबंधी जरूरतों की देखभाल करना भारत का दायित्व है। सुरक्षा के संदर्भ में यह दायित्व विस्तारित सीमांत यानी कि एक्सटेंडेड फ्रंटियर अथवा रक्षा परिमाप यानी कि डिफेंस पेरीमीटर के संदर्भ में जाना जाता है। देखिए, इस प्रकार की जो शब्दावली है ये एग्जाम में हमें सीधे तौर पर पूछ ली जाती है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि इन देशों में बाहरी हस्तक्षेप न हो। दूसरा, भारत कुछ अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं चाहता। ये परिस्थितियां सुरक्षा विचार है, जैसा कि भारत द्वारा स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत की स्थिति हमेशा ऐसी रही है कि इन राज्यों की सुरक्षा और अखंडता भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्र हित होगा। अब भारत के पड़ोसी देश हम नेपाल की बात करते हैं। भारत की नेपाल के देश के प्रति नीति निम्नलिखित तर्कों द्वारा निर्धारित की गई है। पहला, नेपाल की भू राजनीति उसे भूबद्ध देश बनाती है। भूबद्ध का मतलब है कि जो नेपाल है, अगर हम मैप में देखेंगे तो उसके चारों तरफ कोई ना कोई देश लगता ही है। जैसे कि ऊपर चाइना लगता है और नीचे हम हैं ही, जैसे कि इंडिया। तो इसके साथ क्या है, कोई भी सागर या महासागर नहीं लगता है, जो भारत व चीन के बीच स्थित है। भारत की ओर से नेपाल तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। दूसरा, ऐतिहासिक तौर पर दोनों देशों का सुरक्षा बोझ सामान्य है। दोनों देशों के बीच की संस्कृतियों में काफी हद तक साम्य है। नेपाल न केवल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, बल्कि विश्व में एकमात्र हिंदू राज्य भी है। द्विपक्षीय संबंधों के परिमाप उन दो संधियों के संदर्भ में परिभाषित हुए जिन पर भारत और नेपाल ने 1950 में हस्ताक्षर किए। एक थी शांति और मित्रता की संधि तथा दूसरी व्यापार और वाणिज्य की संधि। पहली संधि सुरक्षा व्यवस्था की थी, जिसे सीमा पार चीन की संभावित चेतावनी के फलस्वरूप ध्यान में रखा गया। इसे नेपाल की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सहयोग बना और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि नेपाल चीन के प्रभाव में न आए। दूसरी संधि ने नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन व्यवस्था प्रदान की। इस संधि की शब्दावली वर्षों तक हुई कई चर्चाओं के बाद बनी। चूंकि यह संधि 10 वर्ष तक की थी, जिसका नियमित रूप से नवीकरण होना था, ऐसे में विचार विमर्श करना महत्वपूर्ण था। इस संधि की शब्दावली शब्द चयन में 1971 में एक प्रमुख परिवर्तन हुआ। पारगमन की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट के स्थान पर पारगमन के अधिकार, यानी कि शब्दावली में देखिए हमारा चेंज हो गया है, पारगमन के अधिकार को रखा गया। जनता सरकार के शासनकाल में जो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वह इस संधि को अलग अलग संधियों में विभाजित किया गया, जिनमें एक व्यापार से संबंधित थी और दूसरी पारगमन से। 1970 के दशक में नेपाल अपनी विदेश नीति में मूलतः एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे आया। नेपाल ने 1975 में एक औपचारिक घोषणा में नेपाल के क्षेत्र के लिए शांति का क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत शांति, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर अटल रहने की इच्छा व्यक्त की गई। इस नीति का केंद्रीय लक्ष्य नेपाली संप्रभुता
और अपनी पहचान का पुनः दावा करना प्रतीत है, जिसके विषय में उन्हें भय था कि कहीं वह भारतीय प्रभुत्व में विलीन न हो जाए। भले ही यह प्रस्ताव नेपाल की विदेश नीति के लक्ष्य में आज भी विद्यमान है, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय भारत समूचे दक्षिण एशिया को शांति का क्षेत्र बनाए रखने का पक्षधर है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। संवैधानिक राजतंत्र प्रदान करने के लिए 1990 में नए संविधान का सृजन लोकतंत्र की बहाली में एक स्वागत योग्य कदम था। इंग्लैंड की भांति 1990 से नेपाल संसदीय लोकतंत्र वाला संवैधानिक राजतंत्र है। नेपाल के प्रति भारतीय रुख कई कारकों से संबंध है। इनमें से एक चीन के प्रति नेपाल के रवैये से जुड़ा है। नेपाल ने सीमाओं के नज़दीक भवन निर्माण के ठेके चीनी कंपनियों को दे दिए हैं। नेपाल ने चीन से कुछ युद्ध सामग्री भी खरीदी है। वास्तव में आसूचना के आदान प्रदान के लिए चीन और नेपाल के बीच कथित समझौता भारत के लिए एक संवेदनशील मामला है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की नेपाल में निर्बाध पहुंच की आशंका से भी भारत चिंतित है। नेपाल से इंडियन एयरलाइंस के एक हवाई जहाज का अपहरण इस बात का उदाहरण मात्र है कि ISIS भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर रही है। नेपाल भारत को एक प्रभावी पड़ोसी मानता है और वह चीन के साथ कुछ संधि प्रस्ताव करके संतुलन बनाए रखना चाहता है। नेपाल ने भारत के साथ विशेष संबंध को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। सुदृढ़ ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क यह सुनिश्चित करते हैं कि ये संबंध आगे भी कायम रहेंगे। फिर भी नेपाल अपने आर्थिक या व्यापारिक संबंधी मुद्दों पर भारत की ओर से और ज़्यादा आर्थिक लचीलेपन की इच्छा रखता है। अब बात करते हैं हम भूटान की, जो भारत का बिना शर्त का मित्र है। यानी भूटान की बहुत ही कम शर्तें होती है, वो ज़्यादा इंटरफेयर भी किसी देश के साथ नहीं करता। तो भूटान हिमालय क्षेत्र का एक छोटा राज्य है। यह प्रभुता संपन्न देश है। हालांकि दोनों देशों की परस्पर सहमति से भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों की सुरक्षा से संबंध है। भारत और भूटान 1949 की द्विपक्षीय संधि के अनुसार मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किए हुए हैं। भारत भूटान का ऐसा मार्गदर्शन करता है जिससे कि विदेशी संबंधों के मामले में भूटान भारत का मार्गदर्शन मांग सके। भारत और भूटान दोनों सार्क के संस्थापक सदस्य हैं और सार्थक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को संवर्धित करने की इच्छा रखते हैं। दोनों देश गुटनिरपेक्ष की नीति के जरिए एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। भारत चीन संघर्ष या नेपाल अथवा बांग्लादेश के संबंध में भूटान किसी का भी पक्ष नहीं लेता, यानी कि हर बार न्यूट्रल ही रहता है। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता दिए जाने से पहले ही भूटान ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो क्या है, साझा करता है। तो हमारे लिए जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के शोषण के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत स्वतंत्रता के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में सामने आई दो सीमांत चेतावनी को भी समाप्त करना चाहता था। 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि नए राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता में भारत की रुचि को सुदृढ़ करने का प्रयास थे। संधि के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किए जाने वाले सैनिक गठबंधनों में न तो प्रवेश करेंगे न ही भाग लेंगे। हालांकि भारत बांग्लादेश संबंधों में यह सद्भावना दीर्घ काल तक नहीं चल पाई। 1972 और 75 के बीच भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहे। बांग्लादेश ऐसा देश था जिसे भारत सर्वाधिक सहायता प्रदान कर रहा था। भारत ने पाकिस्तान के साथ काफ़ी लंबे समय से लंबित विभिन्न सरहदों यानी कि सीमा रेखा के सीमांकनों को भी अंजाम दिया। इन समझौतों में बिना क्षतिपूर्ति के बांग्लादेश के विभिन्न बंगाली मुसलमानों को शामिल करने का भी उल्लेख किया गया था। बाद में 1982 में भारत सदैव के लिए बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा पट्टे पर देने को सहमत हुआ। तो जो ये एग्जाम में आया हुआ है कि 3 बीघा गलियारा कौन से देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। किंतु भारतीय संसद द्वारा यह 3 बीघा गलियारा पट्टे पर देने के लिए संविधान संशोधन करने से मना करने के कारण यह समझौता लागू नहीं हो पाया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़ गए। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। एक मुद्दा फरक्का बांध की समस्या। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मुद्दा है वो फरक्का बांध की समस्या है।
दूसरा नवमुरे जो द्वीप है या फिर पूर्वभाषा द्वीप का मुद्दा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवमुरे द्वीप या फिर पूर्वभाषा जो द्वीप है वो क्या है, एक विवाद का मुद्दा है। और तीसरा है सीमा पार से जो बांग्लादेशी है उनकी घुसपैठ का प्रश्न है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों बातें याद रखनी है। फरक्का बांध के निर्माण का कार्य 1962 में शुरू हुआ। इस परियोजना का लक्ष्य गंगा से लेकर हुगली तक जल को दूसरी दिशा में मोड़ना था, ताकि कलकत्ता बंदरगाह की सफाई करके उसे गाद रहित किया जा सके। तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार को इस पर आपत्ति थी, क्योंकि इससे पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में जल संकट पैदा हो जाता। 1972 में भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग बनाने के लिए सहमत हुए, किंतु फरक्का बांध पर हुई वार्ताएं निरंतर असफल रही। 1978 में दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर सहमति हो पाई और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन 5 वर्ष के बाद यह समझौता समाप्त हो गया, यानी कि इसको लैप्स कर दिया गया। 1996 में गंगा जल के बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्षों के लिए एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार इस अवधि के दौरान दोनों देश एक दूसरे की जल की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। 1981 में भारतीय नौसेना ने नवमुरे द्वीप पर दावा पेश प्रस्तुत करते हुए कहा, यह गंगा डेल्टा के मुख में निकल रहा है। यही दोनों देशों के बीच झगड़े का मूल कारण बना। देखिए, जो नवमुरे द्वीप है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच पड़ता है, तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच इस जो द्वीप पर है क्या है, विवाद रहता है। यही दोनों देशों के बीच झगड़े का मूल कारण बना। यह द्वीप बांग्लादेश द्वारा तलपट्टी और पश्चिम बंगाल द्वारा पूर्वभाषा कहलाता है और यहाँ कोई जनजीवन नहीं है। इसे मध्य रेखा के सिद्धांत के आधार पर सुलझाया जा सकता है। भारत द्वारा अपने उत्तर पूर्वी हिस्सों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयास पर भी बांग्लादेश ने आपत्ति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त भारत में चकमा शरणार्थियों के आने से दोनों देशों के बीच सीमा तनाव सामने आए हैं। तो चकमा शरणार्थी किससे जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में है। अगर भारत के मैप की बात करें तो इंडिया के बिल्कुल यहाँ पर ये दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है। तो चलिए देखते हैं। श्रीलंका की अपनी भू राजनीतिक स्थिति के लाभ और हानियां दोनों ही हैं। इसे सागर में स्थित द्वीप होने का लाभ यह है कि यह सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे नुकसान यह है कि क्षेत्र में एक छोटी शक्ति है जो अत्यधिक शक्ति इसे नुकसान यह है कि एक छोटी शक्ति जो अत्यधिक शक्ति प्रतिद्वंदिता का सामना कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत इसका प्रभावी पड़ोसी है। भारत का मामला तो और भी जटिल है, क्योंकि श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में काफ़ी बड़ी जनसंख्या में क्या है, तमिल अल्पसंख्यक है, जिनका भारत के तमिलों के साथ घनिष्ठ संपर्क है। भारत में श्रीलंका द्वारा प्रायोजित हिंद महासागर शांति के क्षेत्र की संकल्पना का समर्थक रहा है। यह संकल्पना भारत को महाशक्ति की प्रतिद्वंदिता के कार्य क्षेत्र से बाहर रखने में मदद करती है। दोनों देश राष्ट्रमंडल, सार्क, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम के सदस्य हैं। तो ये हमें याद रखना है कि दोनों देश है वो राष्ट्रमंडल, सार्क और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इनके क्या है, कॉमन सदस्य हैं। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता जो कि 1949 में हुई, स्वेज संकट 1956 में हुआ, निशस्त्रीकरण इत्यादि जैसे मुद्दों पर भारत और श्रीलंका की दृष्टि एक समान है। देखिए, ये जो तारीखें हैं, ये जो सन हैं, हमें नोट करते जाना है। ये एग्ज़ाम में आते हैं, नेट के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं। देखिए, दोनों देशों ने शांति क्षेत्र प्रस्ताव का समर्थन किया और हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्र संगठन यानी कि इंडियन ओशियन रिम लैंड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हिंद महासागर समुदाय बनाने का प्रयास भी किया। द्विपक्षीय स्तर पर दोनों देशों ने इन दोनों अहम मुद्दों को हल किया। 1964 में तमिल प्रवासियों की नागरिकता के प्रश्न पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 1974 में समुद्र तटवर्ती सीमा समझौता लागू हुआ। लेकिन तमिलों से संबंधित प्रश्न दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर समस्याएं पैदा कर रहा है। 1981 में तमिल बहुल क्षेत्र जाफना प्रांत में दंगे फसाद शुरू हुए। शुरू में भारत ने आत्म संयम दर्शाकर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हालांकि भारत को तमिल आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन इसने तमिल ईलम के रूप में अलग राज्य की उनकी मांग का समर्थन करने से इनकार कर दिया। 1987 में भारत और श्रीलंका ने दूरगामी परिणामों वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए,
भारत ने तमिलों और श्रीलंका सरकार के बीच शांति के लिए मध्यस्थता की समझौते को लागू करने के लिए वहां भारतीय शांति सेना भेजने को सहमत हुआ। इस समझौते से श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्वी तमिल बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता मिली, लेकिन श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति और तमिल समूहों के भीतर विभाजन के कारण यह समझौता लागू नहीं हो सका। भारत को दोनों ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारतीय शांति सेना के कई लोग हताहत भी हुए। अंततः भारत ने 1990 में अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया। आजकल तमिल समूहों, विशेष रूप से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम और सरकार के बीच वार्ता कराने में नॉर्वे फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है। 2003 तक श्रीलंका के तमिल व्यापक स्वायत्तता को स्वीकार करने और द्वीप में शांति रखने के हित में इलम की मांग छोड़ने के इच्छुक प्रतीत हो रहे हैं। अब बात करते हैं मालदीव की, जो हिंद महासागर में एक आइलैंड पे बसा देश है। मालदीव हिंद महासागर में एक छोटा सा गणराज्य है। भौगोलिक रूप से भारत और श्रीलंका से सटे होने के कारण मालदीव दक्षिण एशियाई देश के रूप में मान्य है। भारत की तरह यह भी सार्क का संस्थापक सदस्य है। इसने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में काफी रुचि दिखाई। मालदीव अपनी राजधानी माले में सार्क के 2 शिखर सम्मेलन आयोजित करने में अत्यधिक सफल रहा और इसने दक्षिण एशियाई व्यापार मुक्त क्षेत्र यानी कि साफ्टा स्थापित करने के लिए कदम भी उठाए। सन 1986 में जब विद्रोह में युवा सैनिक अधिकारियों के एक समूह द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गई सरकार के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया, तब भारत मालदीव के राष्ट्रपति की सहायता के लिए तत्काल गया और राज विद्रोह के प्रयास को विफल करने में उसकी मदद की। राष्ट्रपति गयूम की नागरिक सरकार पुनः सत्ता में आई और भारत मालदीव के संबंध तब से और अधिक मजबूत हुए। इंदिरा गांधी के शासनकाल से ही दक्षिण एशिया की छोटी शक्तियों की ओर से भारत की नीति को स्पष्ट रूप से देखा गया है। भारत क्षेत्रीय लोकतंत्रों का समर्थन करता है और उन्हें प्रोत्साहित भी करता है और रक्षा, व्यापार और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विविध समझौतों सहित अनेकों क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए अपनी क्षेत्रीय प्रमुखता को बनाना चाहता है। भारत के साथ मेल मिलाप के रास्ते में अभी भी कई कठिनाइयां आ रही हैं, जिनका कारण क्षेत्र में विभाजन और अविश्वास की भावना की प्रधानता है। क्षेत्र के जनसाधारण में छोटी शक्तियों का बोलबाला है, जो पहचान यानी कि अस्मिता और स्वतंत्रता की भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने मतभेदों को दृढ़तापूर्वक जारी रखे हुए हैं। तो ये हमने अब तक सारे पड़ोसी, जो भारत के जो पड़ोसी देश है, उनको डिस्कस किया है। अब बात करते हैं सार्क यानी कि इन पड़ोसी देशों का जो एक संगठन है, इसका जो गठन है वो किस प्रकार हुआ, किस लिए किया गया और इन देशों को इससे क्या बेनिफिट है। तो देखिए 1970 के दशक में के उत्तरार्ध में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने क्षेत्रीय आर्थिक संगठन स्थापित करने का समर्थन करने के लिए सभी दक्षिण एशियाई देशों का दौरा किया। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ही नहीं, वास्तव में मतलब कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इनमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ है कि इसका जो सार्क को बनाने का जो जिम्मा था वो किसने लिया था, मतलब किसने इनिशिएट किया था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने क्षेत्रीय आर्थिक संगठन स्थापित करने का समर्थन करने के लिए सभी दक्षिण एशियाई देशों का उन्होंने दौरा किया था। नवंबर 1980 में उन्होंने विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर कार्यपत्र भेजा। इसके बाद भारतीय और अन्य दक्षिण एशियाई सरकारों को बांग्लादेश के विशेष मंत्रालय से कार्यपत्र और इसके स्पष्टीकरण का एक पत्र आया। बांग्लादेश का प्रस्ताव दक्षिण एशिया में प्रस्तुत किए जाने वाले मंच के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट था। इसका संस्थागत ढांचा गुटनिरपेक्ष के लिए प्रतिबद्ध सहभागी राज्यों के अनुरूप था। इस प्रस्ताव में क्षेत्र में द्विपक्षीय समस्याओं को दबाने की सजगता दर्शाई गई। इस प्रकार यह इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। सहयोग के लिए पहचाने गए क्षेत्र गैर राजनीतिक और गैर सुरक्षा प्रकृति के थे। वे दूर संचार, पर्यटन, कृषि, परिवहन, मौसम विज्ञान इत्यादि जैसे मुद्दों को शामिल करना चाहते थे। मुख्य मुद्दा प्रस्ताव के राजनीतिक निहितार्थ थे। शक्ति यानी कि सत्ता की मौजूद विषमता को संबोधित किया जाना था। एक महान शक्ति द्वारा आधिपत्य के संस्थापन के रूप में संस्थावाद की संभावना से बचने की जरूरत थी। इसके साथ यह सुनिश्चित करने की भी संगत जरूरत थी कि छोटी शक्तियां अपेक्षाकृत बड़ी शक्ति के विरुद्ध एकत्रित न हो।
वस्तुतः यह समान शक्तियों वाले देशों के बीच संबंध बनाने का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। प्रस्ताव का लक्ष्य द्विपक्षीय मुद्दों का क्षेत्रीयकरण नहीं था। इसमें सहयोग के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने की इच्छा व्यक्त की गई जिनका स्वरूप वास्तव में क्षेत्रीय था। प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य शब्द था परस्पर हित लाभ। यद्यपि इनमें किसी भी निश्चित समय सीमा का प्रस्ताव नहीं था, फिर भी आशा की गई कि इस विषय पर वार्ता शुरू करने के लिए यह प्रस्ताव केंद्र बिंदु होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि निर्णय मैत्रेय अर्थात सर्वसम्मति पर आधारित होगा। बांग्लादेश का मानना था कि एक बार विश्वास और सहयोग का माहौल बन जाने पर द्विपक्षीय समस्याओं को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना आसान होगा। आसियान द्वारा ऐसा ही प्रदर्शित किया गया था। तो देखिए, इस पैसेज के थ्रू हमने देख लिया है कि सार्क की स्थापना किन विषयों को लेकर, यानी इसको संगठित करने का जो सार्क है उसको संगठित करने का जो उद्देश्य था, उसको बनाने का उद्देश्य क्या था, इसमें साफ नजर आ रहा है। इस प्रस्ताव के बाद दक्षिण एशियाई देशों के विदेश सचिवों के साथ अनेक बैठकें हुई। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से अड़ियल शुरुआत के बाद वार्ताएं आगे बढ़ी। अंततः 1983 में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग SARC पर घोषणा प्रस्तुत की गई और इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस घोषणा में विदेश सचिवों की विभिन्न बैठकों के दौरान जिन विषयों पर विचार किया गया उन्हें पर्याप्त रूप से दर्शाया गया। घोषणा में दक्षिण एशियाई राज्यों के बीच द्विपक्षीय विवाद के सभी मुद्दों तथा एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन सभी को नजरअंदाज किया गया। एक तरह से घोषणा में बांग्लादेश के प्रस्ताव की भावना का अनुसरण था। उद्देश्यों को गैर राजनीतिक और गैर सुरक्षा क्षेत्र से सहयोग की सीमाओं में रखा गया। घोषणा में संप्रभु समानता, प्रादेशिक एकता और अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और परस्पर हित लाभ के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। इसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि सभी निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे और द्विपक्षीय एवं विवादास्पद मुद्दों को विचार विमर्श में स्थान नहीं दिया जाएगा। दक्षिण एशियाई सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, सार्क घोषणा में सहयोग के नार्डिक उदाहरण का अनुसरण किया गया था। नार्डिक देशों के बीच सहयोग का आधार त्रिस्तरीय था। संवैधानिक दृष्टिकोण का यह समझना कि सहयोग के लिए राष्ट्रीय संरचना अपरिवर्तनीय राजनीतिक आधार रहेगी जो सापेक्षिक रूप से कम राजनीतिक विषयों के क्षेत्र की ओर निर्देशित होगी। और तीसरा था क्षेत्रीय सहयोग में से राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उच्च राजनीतिक विषय को क्षेत्रीय सहयोग से बाहर रखना। सार्क घोषणा के बाद विदेश मंत्रियों के स्तर पर वार्ताएं जारी रहीं। अंततः 1985 में ढाका में प्रथम शिखर बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क का गठन किया गया। यानी कि 1985 में ढाका में सार्क का गठन किया गया। सार्क चार्टर यानी कि अधिकार पत्र में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग घोषणा के सभी निर्णायक तत्वों को रहने दिया गया। इसने नए संगठन को गैर राजनीतिक और गैर सुरक्षा के क्षेत्र के भीतर ही रखा और सहयोग के लिए वृद्धिवादी दृष्टिकोण को रहने दिया गया। सार्क अधिकार पत्र में शामिल लक्ष्य हैं दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर को सुधारना, आर्थिक वृद्धि को तेज करना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, परस्पर विश्वास और आपसी समझ के लिए योगदान देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी मदद को बढ़ावा देना। चार्टर में निम्नलिखित सिद्धांत भी निर्दिष्टित किए गए, जिसमें संप्रभुता, संपन्न समानता के सिद्धांत का आदर करना, प्रादेशिक एकता और अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों और परस्पर हित लाभ के मामलों में हस्तक्षेप न करना। ये इस सहयोग का स्थान कोई नहीं लेगा, बल्कि यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का अनुपूरक था और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्व के परस्पर विरोधी नहीं था। इस चार्टर में दो महत्वपूर्ण सामान्य प्रावधान थे। ये प्रावधान महत्वपूर्ण है। पहला, निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे और दूसरा, द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को विचार विमर्शों से बाहर रखना। पहला सार्क शिखर सम्मेलन है वो 1985 में ढाका में हुआ था। कुछ द्विपक्षीय मुद्दों के संक्षिप्त हवाले के बावजूद यह शिखर सम्मेलन विवादों से मुक्त रहा। यह सुनिश्चित करने के
सुविचारित प्रयास किए गए कि सार्क के उद्घाटन के समय से ही सार्क का गठन किसी विवाद के घेरे में न आए। 1986 में बेंगलोर में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में व्यापक आधार पर सहयोग के प्रयास को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की गई। कुछ आपसी झगड़े पुनः उठे। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दे अप्रत्यक्ष संदर्भों में उभरे। भारत और नेपाल भी चर्चा का विषय बने। सकारात्मक पक्ष के रूप में बेंगलोर शिखर सम्मेलन में काठमांडू में स्थायी सचिवालय बनाने का निर्णय लिया गया। 1987 में काठमांडू शिखर के दौरान दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कुचलने यानी कि समाप्त करने पर हस्ताक्षर करने का एक साहसपूर्ण पहल की गई। यह पहली बार था जब राजनीतिक मुद्दा सार्क के विचार विमर्श का हिस्सा रहा। इन राष्ट्रों ने शपथ ली थी कि वे अपने सदस्य देशों में नागरिक विरोध या आतंकवादी गतिविधियों को संगठित करने, उकसाने या भाग लेने से बचेंगे या फिर दूर रहेंगे, किंतु सम्मेलन में प्रत्यर्पण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। सार्क ने दक्षिण एशियाई खाद्य सुरक्षा भंडार और सार्क सर्विस दृश्य आदान प्रदान कार्यक्रम भी स्थापित किए। काठमांडू शिखर सम्मेलन में सार्क विचार विमर्श में मुद्रा, वित्त, बैंकिंग, व्यापार जैसे मुद्दों को शामिल करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। 1988 में इस्लामाबाद में हुआ चौथा शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्व का रहा, क्योंकि इससे पाकिस्तानी धरती पर दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक दूसरे के साथ सीधी बात करने का अवसर मिला। इस्लामाबाद शिखर में सार्क 2000 नामक क्षेत्रीय योजना तैयार करने का सुझाव था, ताकि आवास, शिक्षा और साक्षरता की बुनियादी जरूरतें प्रदान की जा सके। शिखर सम्मेलन में अध्ययन के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के पर्यावरणीय मुद्दों को भी उठाया गया। इसमें नशीले पदार्थों के विरुद्ध लड़ने की मांग भी की गई। इस्लामाबाद का सम्मेलन अपने कार्यमूलक कार्यक्रमों के लिए तथा दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रसार के लिए जाना जाता है। 1989-90 की अवधि में सार्क को सहयोग की प्रक्रिया में कुछ अस्थिरताओं का सामना करना पड़ा। सार्क है प्रारंभिक वर्षों में जो चौतरफा रुचि और उत्पाद जागृत कर पाया था, वह 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की अनिश्चितता के कारण बिगड़ गया। श्रीलंका द्वारा भारत श्रीलंकाई द्विपक्षीय मुद्दे पर शिखर सम्मेलन कराने के अड़ियल रवैये के कारण सार्क की प्रगति की राह में एक गंभीर बाधा आई। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की उपस्थिति के मुद्दे को उठाया गया, जिससे इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। श्रीलंका सरकार के नियंत्रण पर भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजे जाने के बावजूद यह मुद्दा झगड़े का मूल कारण बना। आखिरकार 1989 का सम्मेलन नहीं हुआ और 5वां शिखर सम्मेलन 1990 में माले में आयोजित किया गया। श्रीलंकाई प्रसंग एक प्रकार की मिसाल बन गया। आगामी वर्षों में सापेक्षिक रूप से गौण कारकों से ही वार्षिक शिखर सम्मेलन या तो रद्द हो गए या फिर स्थगित हो गए। 1990 का माले शिखर सम्मेलन मालदीव में शासन परिवर्तन के प्रयास के पृष्ठपट में हुआ। मालदीव में लोकतंत्र वापस लाने में भारत ने मालदीव की मदद की। माले शिखर सम्मेलन का प्रमुख परिणाम था नशीले पदार्थों और मन प्रभावी पदार्थों यानी कि साइकोट्रोटिक सब्सटेंस पर सम्मेलन के लिए हस्ताक्षर करना। इसमें सार्क नेताओं ने यूरोपीय संघ और आसियान के साथ वार्ता की पहल करने का निर्णय भी लिया। छठा शिखर सम्मेलन 1991 में कोलंबो में हुआ। शिखर के लिए तैयारियां कुछ राजनीतिक झगड़ों की साक्षी थी। श्रीलंका खुद उत्तर के तमिल क्षेत्रों में आंतरिक राजनीति है अशांति का सामना कर रहा था। शिखर बैठक की तिथियों पर मतैक्य के अभाव ने इन अनिश्चितताओं को और भी जटिल बना दिया। आखिरकार दिसंबर 1991 में यह सम्मेलन होना तय हुआ। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण पर चर्चा के शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनके दक्षिण एशिया में अधिमान्य व्यापार प्रणाली विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 1991 को कोलंबो से लेकर 1993 के ढाका शिखर सम्मेलन की अवधि में व्यापार का आविर्भाव सार्क का केंद्रीय विषय रहा। 1993 में ढाका में हुई 7वीं शिखर बैठक में चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी व्यापार के उदारीकरण की जरूरत का पुनर्समर्थन किया गया। सार्क अधिमान्य व्यापार पर समझौता इस दिशा में पहला कदम था। अधिमान्य व्यापार व्यवस्था क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रथम और संभवतः सबसे नरम रूप है। इस समझौते का लक्ष्य सार्क राज्यों के बीच विभिन्न कटौतियों यानी कि छूटों के आदान प्रदान से उनमें परस्पर व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा उसे बनाए रखना था। नई दिल्ली शिखर बैठक में यह चर्चा आगे बढ़ी।
1997 में हुआ 10वां शिखर सम्मेलन सभी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने से संबंध था। नेताओं ने साफ्टा की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और वर्ष 2001 तक मुक्त व्यापार का लक्ष्य प्राप्त करने की जरूरत पर बल दिया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में कोलंबो में हुए 10वें जो सार्क शिखर सम्मेलन में कुछ प्रमुख व्यापार रियायतों की घोषणा की। अन्य सार्क साथी देशों के विशेष संकेत के रूप में भारत ने प्राथमिकता के आधार पर 2000 से ही अधिक उत्पादों पर आयात प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। भारत उन देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर विचार करने का भी इच्छुक था जो तीव्रता से आगे बढ़ने के इच्छुक थे। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह के मद्देनजर और लोकतंत्र के विभाजित होने से भारत ने अगले शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसलिए 1999-2001 के दौरान कोई भी शिखर बैठक नहीं हुई। काठमांडू में 2002 में हुई 11वीं शिखर बैठक में व्यापार संबंधों पर लगातार चर्चा होती रही, लेकिन तब फिर जनवरी 2003 में इस्लामाबाद के लिए प्रस्तावित अगली शिखर बैठक नहीं हो सकी क्योंकि भारत ने इसमें भाग लेने की अनिच्छा जाहिर की थी। इस दौरान मुक्त व्यापार यानी कि साफ्टा की उपलब्धि या वृद्धि की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। तो ये अब तक हमने सार्क के बारे में लास्ट में पढ़ा है। तो इस यूनिट में मुख्य तौर पर हमने पाकिस्तान के साथ संबंध और भारत के उसके पड़ोसियों के साथ संबंध पढ़े हैं और लास्ट में हमने जो इन देशों का जो एक संगठन है जिसका नाम सार्क है, जो मतलब कि व्यापार और उसके आसपास के जो अक्षेत्रीय जो सहायता है उसको लेकर बनाया गया, उसका हमने जिक्र किया है। अब हम देख लेते हैं सारांश जिसमें कि इस पाठ का निचोड़ है। तो देखिए, दक्षिण एशिया ऐसे अनेक ऐसे मुद्दों से सूझता प्रतीत होता है जिन पर क्षेत्र में उद्गम क्रम पर होने वाली बहस में प्रमुखता से चर्चा की जाती है। एक अर्थ में ये मुद्दे समानांतर तर्क वितर्क के रूप में चलते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन मुद्दों को समायोजित करने की अत्यंत आवश्यकता है। पहली, शक्ति के प्रयोग की वैधता और आधिपत्य का प्रश्न। दक्षिण एशिया का प्रारंभिक रूप से ही क्षेत्रीय राज्य प्रणाली के ढांचे के अंतर्गत विश्लेषण किया जाता रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत को क्षेत्रीय आधिपत्य के रूप में, पाकिस्तान को सौदाकार या सहभागी राज्य के रूप में, क्षेत्र की लघु शक्तियों को बाहरी प्राश्रितों या फिर क्षेत्र से के अतिरिक्त हितों को चौथे घटक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए आधिपत्य और शक्ति के प्रयोग के लिए भी अप्रत्यक्ष अथवा निहित मान्यता थी। श्रीलंका में 1987 में और 1989 में मालदीव में हुई भारतीय कार्रवाइयाँ इस वैधता का प्रतीक थे। आज जो प्रश्न उठाया जाता है वह यह है कि क्या आधिपत्य का यह पुराना मॉडल अब पुराना हो गया है या आधिपत्य किस मात्रा तक स्वीकार्य होगा और यह कोई रूप लेगा तो क्या होगा। दूसरा है द्विपक्षीयता का मुद्दा। दक्षिण एशिया में व्यवस्था की समस्या का समाधान भारत और पाकिस्तान द्वारा विकसित किए जाने वाले संबंध के स्वरूप पर निर्भर है। क्षेत्र की दो निर्णायक शक्तियों के रूप में ये दोनों देश क्षेत्र में व्यवस्था और स्थिरता बना अथवा नष्ट कर सकते हैं। इन दो शक्तियों के बीच का संबंध दो विभिन्न विश्व दृष्टियों द्वारा शासित रहा है। भारत ने अतिरिक्त क्षेत्रीय हस्तक्षेपों का विरोध किया और द्विपक्षीयता का दृष्टिकोण के रूप में समर्थन किया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अतिरिक्त क्षेत्रीय हितों का प्रयोग भारतीय आधिपत्य के प्रति विरोध के रूप में भारत पर दबाव डालने के लिए किया और इस प्रकार दक्षिण एशियाई मुद्दों पर वाद विवाद में अतिरिक्त क्षेत्रीय सहभागिता का संवर्धन किया है। तीसरा आयाम है सिविल समाज के परिप्रेक्ष्य से व्यवस्था का प्रश्न। यह वाद विवाद तीनों विचारों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है आर्थिक विचारों के माध्यम से राज्य केंद्र सत्ता का टूट जाना। दूसरा है एक सहभागी राज्य के विकास का मुद्दा और तीसरा है एक सामान्य सभ्यता वर्धन का प्रश्न है। सिविल समाज भिन्नता और विविधता की मान्यता पर आधारित है। सिविल समाज उदारता अथवा लोकतंत्र के समान नहीं है और आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सिविल समाज के लिए गारंटी नहीं है, लेकिन सिविल समाज उदारवाद और लोकतंत्र को वांछनीय बनाता है। एक सहभागी राज्य विकसित करने के पक्ष में दलील दी जाती है, जहां समाज के वर्गों को अपेक्षाकृत अधिक सोपानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहिष्कृत वर्गों को अपेक्षाकृत अधिक सहभागी होने की अनुमति है। इस प्रकार लोक नीति संवाद, परामर्श और बातचीत का उत्पाद होती है।
एक विचार दक्षिण एशियाई संभ्रांत वर्ग के नजरिए पर धर्म, संस्कृति, इतिहास की भूमिका के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। क्या दक्षिण एशिया का कोई सामान्य सभ्यता बंधन है? यदि सैद्धांतिक या राजनीतिक अड़चनें कम कर दी जाएं और लोगों, सूचनाओं और विचारों का मुक्त प्रवाह हो, तो क्या इन दक्षिण एशिया की एक सामान्य सामाजिक नैतिकता की बात कर सकते हैं? तो ये यूनिट ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।